गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत के भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो विषय है भारत के भूगोल और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी दोनों में ही सम्मिलित है। आज का जो टॉपिक है वो है भूमि की क्षमता, लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी और लैंड प्रोडक्टिविटी दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं हैं, लेकिन जो वास्तविकता स्तर पर किसी भूमि की जो क्षमता होती है, उसकी नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है, उसके साथ साथ जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो रासायनिक और केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह से बेहतर करके हम उस लैंड कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। और इसको विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय पे परिभाषित भी किया, साथ ही उसको वर्गीकृत भी किया है। यहाँ हम सबसे पहले जो भूमि क्षमता की जो हम बात करते हैं, तो भूमि क्षमता में जो टेक्नोलॉजी के आधार पर उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है, या उसकी जो फिजिकल और केमिकल जो उसके लक्षण होते हैं, उसको किस तरह से उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले ब्रिटेन के डडले स्टाम्प ने 1930-31 में भू सर्वेक्षण करते समय ये विचार प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जो प्रेजेंट जो लैंड है, लैंड जो यूटिलाइजेशन है, उसमें भूमि क्षमता को किस तरह से हम इम्पोर्टेंस दें, उसको किस तरह से महत्वपूर्ण बना सकते हैं। साथ ही अलग अलग समय पे जो भूमि का जो क्लासिफिकेशन किया गया, उसकी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी या लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर, तो उन चीज़ों को भी यहाँ भूमि क्षमता को हाँकने के लिए कई तत्वों को ध्यान में भी रखा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्थिति है जो भूमि की, वहाँ का जो स्लोप किस तरह का है, उसकी नेचर किस तरह की है, वहाँ का ड्रेनेज जो सिस्टम है वो किस तरह का है, क्लाइमेट, मृदा के भौतिक और रासायनिक जो लक्षण होते हैं, ये सब किसी भी भूमि की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि क्षमता सर्वेक्षण पर आधारित जो मानचित्र होते हैं, वो समस्याग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं जिनकी भूमि क्षमता कम होती है, उसमें कैसे सुधार करें, और संभावित क्षेत्रों का सीमांकन करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरह से जब नियोजन की हम बात करते हैं, तो भूमि क्षमता जिन क्षेत्रों की कम होती है, उसमें किस तरह से उस भूमि की भौतिक और रासायनिक संरचनाओं में परिवर्तन करके उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, वहाँ पर ये भूमि क्षमता के आधारित जो सर्वेक्षण, जो मैप्स होते हैं, वो काफ़ी सहायता हमें करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा, उचित मैनेजमेंट के द्वारा, या इस प्रकार से वर्षा तथा मृदा पर आधारित कृषि का जो विकास के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, वहाँ पर ये भूमि क्षमता जो मानचित्र होते हैं वो काफ़ी सहायता करते हैं। प्रौद्योगिकी में सुधार करके हम भूमि को और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से हो, चाहे पेस्टिसाइड्स के माध्यम से हो, या हम ये कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो बायो फर्टिलाइजर्स की जो बात की जा रही है उनके द्वारा हो, या भूमि के कटाव को रोककर किस तरह से भूमि के अंदर आर्द्रता को संरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि लैंड की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। भूमि वर्गीकरण में विभिन्न मृदाओं की उत्पादन क्षमता का तो बोध होता ही है, एवं उसके लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि उसको और बेहतर हम बना सकते हैं। भारत के बात करें तो भारत के अंदर ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले 1960 में भूमि क्षमता सर्वेक्षण किया था। उसको में फिर समय समय पर संशोधन भी किए गए। 1970 में इसमें संशोधन किया, और उसके बाद जब इसको प्रकाशित किया गया तो उस समय भूमि क्षमता को 2 मुख्य और 8 गौण वर्गों में यहाँ पर उसको वर्ग किया। 2 वर्गों की अगर हम बात करें, कृषि के लिए एक तो उपयुक्त जो क्षेत्र होता है वो, और कृषि के लिए वह क्षेत्र जो उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर भूमि की जो क्षमताएं हैं उतनी क्षीण होती हैं कि वहाँ पर कृषिगत जो कार्य हैं या उत्पादन संबंधी जो कार्य होते हैं वो अनुकूल नहीं होते। इन दोनों को ही, कृषि के लिए उपयुक्त और कृषि के लिए अनुपयुक्त जो भूमि होती है, उन दोनों को ही पुनः 4 उपवर्गों में, 4 उपवर्गों में, इस तरह से 2 मुख्य वर्ग और 8 गौण वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। अब यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को जब हम बात करते हैं तो वर्ग सबसे पहला, बहुत अच्छी कृषि भूमि जिस पर कृषि करने के लिए कोई विशेष असुविधा नहीं होती। सामान्यतः अगर इस तरह की हम बात करें तो एक तो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो अच्छी होती है। साथ ही इन क्षेत्रों के अंदर जो समतल जो क्षेत्र होते हैं, मैं ये कहूँ कि भारत के जो मैदानी वाली जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो वो कृषि के लिए अच्छे क्षेत्र होते हैं। और किसी तरह की वहाँ पर, साथ ही वहाँ पर नदियों के प्रवाह होने से इरिगेशन की सुविधाएं भी बेहतर हैं, तो उन क्षेत्रों को यहाँ वर्ग 1 में रखा गया है। अच्छी कृषि भूमि जिसमें अपर्दन व बाढ़ से सुरक्षा की आवश्यकता है तथा प्रवाह में सुधार तथा
सिंचाई के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। तो वो एरियाज जहाँ पर इस तरह की सॉइल इरोजन की समस्याएं हैं या फ्लड की समस्याएं हैं, तो वहाँ किस तरह से हम मृदा को संरक्षित रख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर वाटर को कंजर्वेशन करके, अगर भूमि के अंदर पानी की उपलब्धता कम है तो सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि के अंदर जल संरक्षण उपयुक्त करके उस भूमि को कृषि की लिए उपयोग में ला सकते हैं, वो उसकी भूमि की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात करें, सामान्य अच्छी कृषि भूमि जिसमें अपर्दन को नियंत्रित करने, सिंचाई के लिए जल संरक्षण करने, गहन प्रभाव तथा बाढ़ों से बचाव की आवश्यकता होती है। ये वर्ग 2 की तुलना के अंदर यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दिए जाने की आवश्यकताएं हैं। वर्ग 4 की बात करें तो ये साधारण कृषि भूमि होती है। यहाँ पर वही सॉइल इरोजन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यहाँ का जो स्लोप जो होता है वो अनुकूल नहीं होता है। तो यहाँ सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस सॉइल की फिजिकल और केमिकल जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर रिफॉर्म करके यहाँ पर भूमि को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। साथ ही भूमि की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी जो है, उसको हम सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात करें कृषि के लिए ऐसी लैंड जो अनुपयुक्त है, जैसे जहाँ पे चरागाह के लिए उपयोगी होती है लेकिन वहाँ पर कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जाता। साथ ही वहाँ पर जो गली इरोजन जैसी समस्याएं हैं, इसके कारण जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं अनुपयुक्त भूमि के अंदर शामिल किए जाते हैं। चरागाह तथा वानिकी के लिए अनुकूल परंतु कृषि के लिए अनुपयुक्त जो जगह होती है। अगर हम स्लोप के दृष्टिकोण से कहें तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट अच्छे एरिया में देखने को मिलते हैं, पशुओं के लिए चरागाह, घास वगैरह अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए वो सुविधाएं नहीं होती। तो उस लैंड कैपेबिलिटी को सुधारने की जो संभावनाएं हैं वो भी काफ़ी सीमित होती है। सातवां जो वर्ग है चरागाह तथा वानिकी के लिए अधिक अनुकूल, कृषि के लिए अनुपयुक्त ऐसी भूमि जहाँ पर हम ग्रास का डेवलपमेंट कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन लैंड को या लेवल करके उसको फार्मिंग के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर उसको हम लाने की जो संभावनाएं हैं वो उतनी नहीं होती। केवल वन्य जीव, मनोरंजन और जलापूर्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त जो भूमि होती है वो यहाँ 8वें वर्ग के अंदर जो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती है उसके अंदर यहाँ बात करते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर भी हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि विभिन्न जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो 8 भाग हमने यहाँ डिवाइड किए थे, तो ये वाला जो भाग होगा समतल क्षेत्र है, यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, तो वो लैंड 1 हो गया। फिर ये सेकंड हो गया, यहाँ पर हमने थर्ड को लिया, या हमने फोर्थ को लिया, फिफ्थ को लिया, और ये 7th और 8th ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, और ये जो तलहटी वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। साथ ही स्लोप होने के कारण वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, या लैंड कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जो संभावनाएं होती है वो कम होती हैं। तो उन क्षेत्रों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है लैंड कैपेबिलिटी का, ये प्लानिंग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कैसे ये जो भूमि अनुपयुक्त है कृषि के दृष्टिकोण से, तो उन भूमि को जहाँ पर पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और भूमि को हम कृषि के अंतर्गत ला सकें, तो उनके लिए नियोजन किया जा सकता है। साथ ही कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन विभिन्न कारणों से जो सॉइल के अंदर जो केमिकल और उसकी जो फिजिकल जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको सुधार करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या चाहे वो फर्टिलाइजर सीड्स को ले लें, या जहाँ पे इरिगेशन कम हो पा रही है तो उस तरह से ड्राई फार्मिंग को ले लें, तो उन एरियाज को भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी या उसकी कैपेबिलिटी के दृष्टिकोण से सुधार करके हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जो कृषि का क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर भी सुधार करके हम एक रीजनल इम्बैलेंस जो हमें देखने को मिलता है, जो फार्मर्स के अंदर भी जो पॉवर्टी लेवल जो डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको हम विभिन्न नियोजन या सरकार की नीतियों के माध्यम से उन्हें दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।